हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ स्मृति और आज हम लोग करेंगे BPCS 184 दैट इज़ स्कूल साइकोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, यानी मैंने इससे पहले भी 2 सब्जेक्ट्स अपलोड की थी उसके शॉर्ट नोट्स, तो उन्हें पता है। तो जो नए देख रहे हैं उन्हें बता देती हूँ कि दिस इज़ एक्चुअली पूरे बुक का एक समरी मैंने रेडी किया है आपके लिए, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा भी एग्ज़ाम है, सो आई थॉट टू शेयर विद यू गाइस। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बारिश में पढ़ने का मज़ा कुछ अलग ही होता है, तो आई थॉट टू रिकॉर्ड एंड शेयर विद यू गाइस। देखो, सबसे पहले स्कूल साइकोलॉजी ना बहुत ज़्यादा ही इजी टॉपिक है। जो लोग टीचर होंगे उन्हें बहुत इजीली ये बहुत टॉपिक समझ आएगा, और जो मतलब अभी नहीं भी है टीचर तो दैट्स ओके। आपको मैं ऐसे समझाऊंगी कि आपको खुद ही मतलब लगेगा कि हाँ भाई, ये बात हम जानते हैं पहले से। हम जो स्कूल साइकोलॉजी है ना, ये हम बस ओके, बहुत तेज़ बिजली भी कड़क रही है। स्कूल साइकोलॉजी हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है। और आप, मैं जो जो चीज़ें बताऊंगी ना, आप उसको रिलेट करना कि हाँ आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, स्कूल साइकोलॉजी ना, देखो क्या होता है। पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि लिखना क्या है। जैसे सपोज़ ये क्वेश्चन अगर आ गया कि स्कूल साइकोलॉजी का नीड और रिलेवेंस बताना है, तो पहले तो होता क्या है वो बता दो, और उसके बाद नीड बताओ कि हाँ ज़रूरत क्यों है। और एक और क्वेश्चन आया था पिछले बार के एग्ज़ाम में कि स्कूल साइकोलॉजी है क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या है। फंक्शंस बोले तो वही नीड और रिलेवेंस बता दो, थोड़ा हिस्ट्री बता दो, करंट अफेयर्स मतलब करंट ट्रेंड्स बता दो, और उसके कुछ एग्जांपल्स दे दो, बस आपका काम बन जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशंस पे बात करते हैं। तो पहली बात है कि स्कूल साइकोलॉजी का एक छोटा सा डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा रट्टा मार लो तो आपके लिए बहुत मज़ा आ जाएगा। सच्ची बता रही हूँ, बहुत ही बेटर होगा। Understanding and developing, improving the educational and mental health of a children by applying the principles of education and psychology। इसके बोलने का क्या मतलब है कि एजुकेशन मतलब हम जो पढ़ते लिखते हैं, और जो प्रिंसिपल्स हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यानी कि ब्रेन को समझना, और ये एजुकेशन, अगर ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो ये जो वेन डायग्राम से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो ये बीचों बीच वाले एरिया जो मिक्स होते हैं ये दोनों के, इसे हम कहते हैं स्कूल साइकोलॉजी। मतलब बेसिकली ये है कि एक बच्चे को पकड़ के उसको पूछने का कि तुम्हारा कोई दिक्कत तो नहीं है ना पढ़ाई लिखाई में। अगर तुमको दिक्कत कोई है तो तुम मुझे बताओ। यानी तुम्हारे अगर घर में कोई दिक्कत चल रही है, या तुमको कोई स्ट्रेस हो रहा है किसी बात का, कुछ तो बात है कि तुम क्यों गुमसुम रहते हो, ये सब चीज़ें किसी बच्चे को, मतलब हर एक बच्चे के बारे में उससे खुद से पूछना, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उसको फिर अंडरस्टैंड करना और उसके फिर सॉल्यूशंस देना, ये सारी चीज़ें कहलाती है स्कूल साइकोलॉजी। अब ये पूरा जितना भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सभी इसी के अंदर रिलेटेड है, ठीक है। इतना बेसिक समझ आ गया हम पढ़ने क्या वाले हैं, कि स्कूल साइकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, कि वो होता क्या है, ठीक है। वो डेवलप कैसे होता है एक बच्चे के अंदर, और उसके बाद उसमें डेवलप होता है तो डिसऑर्डर्स क्या क्या आ जाते हैं बच्चे को, और उसमें फिर डिफरेंसेस कैसे होते हैं एक अच्छे बच्चे में और एक डिसऑर्डर बच्चे में, और उसके बाद डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, इम्प्रूवमेंट्स के लिए क्या क्या तरीके हैं, और उसको साइकोलॉजी देने के लिए क्या क्या तरीके हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट ने अगर इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें की है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत मज़ा आएगा, ठीक। डेफिनेशन पढ़ ली कि इम्प्रूविंग क्या करना है, डेवलपिंग करना है एजुकेशन, और साथ साथ बच्चे के दिमागी हालत को साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके, एजुकेशन और साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे कहते हैं स्कूल साइकोलॉजी। अब देखो, नीड एंड रेलेवेंस, ध्यान से देखना मैं क्या बता रही हूँ। नीड एंड रेलेवेंस यानी कि मतलब हमें ज़रूरत है क्या, मतलब कैसे ज़रूरत है स्कूल साइकोलॉजी का, ये चीज़ समझना है। तो पहली चीज़ समझो, लार्ज यूथ है, ठीक है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, और 2011 के सेंसस में, इंडिया की बात कर रहा है,
2011 के सेंसस के हिसाब से 31% जो हैं वो बच्चे 19 ईयर से कम है, 19 से कम है, यानी कि वो छोटे हुए, ठीक है, जो 12 तक जाते हैं बच्चे वो हो गए, तो वो स्कूल में रहेंगे या तो वो कॉलेज में रहेंगे, ठीक है। अंडर 19 तो फ़िलहाल स्कूल में ही रहते हैं, पर किसी ने जल्दी जल्दी स्कूलिंग वगैरह कर ली, दिमाग हालत तो ठीक है, तो वो ग्रेजुएशन में चला जाता है, वो बहुत रेयर केस होता है। फ़िलहाल इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल और कॉलेजेस में मिलते हैं। अब इन बच्चों का क्या है कि कुछ एजुकेशनल चैलेंजेस होते हैं, कुछ एजुकेशन चैलेंजेस जैसे कि इनके पास लैक ऑफ गाइडेंस होती है, मतलब कि गाइडेंस की कमी हो जाती है, या तो अगर गाइडेंस की कमी होती है तो ड्रॉप आउट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रेट बढ़ जाते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, प्रॉब्लम्स को दिखा रही है फ़िलहाल। मेंटल हेल्थ क्राइसिस हो जाती है, यानी दिमागी हालत थोड़ी बिगड़ जाती है, जैसे कि स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन, एकेडमिक में दिक्कत होने लगती है, प्रेशर होता है, हाँ बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, उसको ज़्यादा लग रहा है ज़्यादा होमवर्क है, ये है वो है, तो कर नहीं पा रहा। ज़्यादा स्ट्रेस के चक्कर में अक्सर बच्चे सुसाइड वगैरह भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये रीज़न्स हैं सुसाइड अटेम्प्ट करने का, यही सारा रीज़न है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो जाता है। और एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि 2018 में ना करीब 10,000 के आसपास सुसाइड केसेस मतलब फाउंड आउट हुए थे अपने इंडिया में। ज़्यादातर महाराष्ट्र से थे और तमिलनाडु से, एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से। ये एक छोटा सा एग्जांपल आप डाल सकते हो इसमें कि भैया क्यों नीड है, ये सारी प्रॉब्लम्स है इसलिए नीड है हमें स्कूल साइकोलॉजी की, ठीक है। अनक्वालिफाइड स्टाफ्स, और ये जो टीचर्स अक्सर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, ये जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना प्राइवेट स्कूल्स में, ये अक्सर क्या है कि ऐसे होते हैं जो तुरंत मतलब, हाँ भाई प्राइवेट स्कूल्स क्या होते हैं कि छोटे मोटे टीचर्स को रख लेता है, वो टीचर्स ज़्यादा ट्रेनिंग वाले नहीं होते, यानी उन्होंने कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली होती है टीचर्स की, वो ऐसे ही बस चले जाते हैं अपना घर का खर्चा चलाने के लिए, उतना ही पैसा लेने के लिए बस, ठीक है। मतलब वो डिप्लोमा वाले टीचर्स हायर किए होते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि यही मतलब कि टीचर्स अच्छे नहीं होते तो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है। अच्छी एजुकेशन अगर नहीं मिलेगी तो आप खुद सोचो एक बच्चे का ग्रोथ कैसा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, इसलिए स्कूल साइकोलॉजी की ज़रूरत है, ठीक है। पहले डेफिनेशन हो गया, फिर उसका दिक्कत हो गया तो सोल्यूशन भी मिलेगा। पहले तो मतलब आपको बताना है ये सब चीज़ें, डेफिनेशन हो गई, नीड एंड रेलेवेंस ये हो गए, ठीक। अगर इतना पूछेगा तो इतना ही बताने का, वो नहीं करने का। अब थोड़ा सा सोल्यूशन दे सकते हो, सोल्यूशन हम आगे डिस्कस करेंगे तो उसको इन्वॉल्व कर सकते हो इसमें, ठीक है। इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी पूछ सकता है। अभी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स क्या क्या है अपने स्कूल साइकोलॉजी का, मतलब ये आया कहाँ से। तो देखो ये आया कहाँ से, 19th सेंचुरी से। बेसिकली क्या हुआ था 19th सेंचुरी में ना, साइकोलॉजिस्ट जो थे वो चाइल्ड मतलब एक बच्चे के बिहेवियर और उसके मेंटल हेल्थ को पढ़ रहे थे, ठीक। और 20th सेंचुरी में क्या हुआ, ये जो स्कूल साइकोलॉजी है ना बढ़ गई, ठीक है। इसकी जो डिमांड धीरे धीरे बढ़ गई, क्योंकि उनको लगने लगा कि हाँ बच्चे को इम्प्रूव हम करेंगे तभी आगे की जनरेशन बढ़ेगी अच्छी। समझ आई बात। तो एक बच्चा अगर उसके दिमागी हालत ठीक नहीं है तो बड़ा होके आप खुद सोचो वो क्या बन सकता है। क्रिमिनल केसेस में अक्सर क्रिमिनल्स जो होते हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट्स नहीं मिली होती बचपन में, इसीलिए वो वैसा बन जाता है। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्प्रेड हुई वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, इसकी जो ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ने लगी, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। यानी कि लोग को समझ आ गया कि भैया वर्ल्ड वॉर 1 में ऐसा चीज़ें हो सकती है, इसलिए क्योंकि बच्चों को पता नहीं था कि क्या करना है। वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ, फिर उसके बाद लोगों ने इस चीज़ को और बढ़ाया और बच्चों को एजुकेट करना स्टार्ट किया प्रॉपरली। यानी बच्चों को एजुकेट करने के साथ साथ उनके दिमागी हालत को भी समझा, उनके टेंशन्स को समझे, उसका सॉल्यूशंस दिया। दैट इज़ कॉल्ड द स्कूल साइकोलॉजी। ये चीज़ें फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते करंट ट्रेंड्स, यानी आज के टाइम पे क्या हो रहा है, आज के टाइम पे स्कूल्स इसको इन्वॉल्व कर रखी है। मतलब बहुत से स्कूल्स जो बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ में जो स्कूल्स है ना, उन्होंने स्कूल साइकोलॉजिस्ट को रखा हुआ है। मतलब इनका अलग ही टाइप का टीचर होता है, इसको पढ़ाना लिखाना नहीं होता है, ये हर एक बच्चे को स्टडी करता है धीरे धीरे।
यानी कि मान लो कि क्लास 3 का बच्चे हैं, ठीक है, तो क्लास 3 में मान लो 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों का धीरे धीरे एक एक करके उनके बारे में समझेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, सॉल्यूशंस देंगे। और क्लास 10 का बच्चा है तो उसका अलग चलेगा। तो इस टाइप से स्कूल साइकोलॉजिस्ट अलग चलते हैं। इनके पेमेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं बाहर के स्कूल्स में, ठीक है। और इनका जो है बेसिकली अलग ही काम होता है, अलग ही इनका रूम्स भी होते हैं, ताकि ये अपने बच्चे को, ताकि वो स्कूल्स के बच्चों को उनके साइकोलॉजी को समझ सके और इम्प्रूव कर सके, ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स को। तो पर इंडिया में क्या है कि अभी इसकी कमी है, काफ़ी कम स्कूल्स इनको फॉलो करते हैं, पर धीरे धीरे आई होप ये चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। तो करंट ट्रेंड्स क्या है कि इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब कि हाई क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है अभी के ट्रेंड्स में। आजकल हर स्कूल्स हाई क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस कर रहा है। और अर्ली इंटरवेंशन मतलब कि जल्दी से जल्दी बच्चों के प्रॉब्लम्स को फिनिश कर रहा है। यानी बच्चे अगर छोटे हैं तो उसी टाइम पे उनके प्रॉब्लम्स को ढूंढना और उसे फिनिश करना, यानी कि उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मतलब कि दिमागी हालत पे भी काम आजकल लोग करते हैं। इवन पेरेंट्स भी आजकल ध्यान देते हैं अपने बच्चों को कि हाँ, अपने बच्चे का जो है थॉट प्रोसेस अच्छा करने का। पॉजिटिव कहो, नेगेटिव मत कहो, तुम ये कहो कि तुमसे हो सकता है। आजकल ये सब जान रहा है, ठीक है। तो ये करंट ट्रेंड्स में। फोर्थ, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई है, मतलब कि टेक्नोलॉजी के थ्रू भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये सारी करंट ट्रेंड्स हैं, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, इसी के अंदर इसको जोड़ देने का। प्रॉब्लम हमने देखी कि नो स्कूल्स साइकोलॉजी, ये जो नो स्कूल साइकोलॉजी इन इंडिया इन वेस्टर्न कंट्रीज दे कीप, ठीक है, मैंने बस ऐसे ही लिखा है छोटा सा एग्जाम्पल के लिए कि स्कूल साइकोलॉजी अपने इंडिया में फ़िलहाल अभी तक ज़्यादा नहीं है, पर वेस्टर्न कंट्रीज़ फ़िलहाल ज़्यादा मतलब क्या, 1-2 ही स्कूल्स है जहाँ पे शायद होगा, पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, अब हम समझेंगे रोल्स ऑफ जेनेटिक्स। बेसिकली क्या है, स्कूल साइकोलॉजी धीरे धीरे जब लोग पढ़ने लगे तो उन्हें पता चलने लगा कि बच्चे के अंदर जेनेटिक्स से भी कुछ चीज़ें मतलब डेवलप्ड रहती हैं। तो उसके थ्रू भी बच्चे के अंदर क्या अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें आ जाती हैं। अभी जस्ट फॉर एग्जांपल उसके एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस कुछ होते हैं, मतलब कि उसके जो बाहर के, मतलब एक बच्चा है, ठीक है, समझो कि एक बच्चा है यहाँ पे, पर इसके बाहर सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं इससे भी तो इन्फ्लुएंस होता है ना ये। तो ये हो गई चीज़ें, ठीक है, इसको समझेंगे। फिज़िकली भी मतलब इसका डिफरेंस रहता है, मेंटल रहता है, इमोशनल और सोशल यानी लोगों के थ्रू बात करने का तरीका, ये वो सब चीज़ें। तो ये सारी रोल्स हैं। क्या क्या रोल्स हो गई, इन्वायरमेंटल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल, ठीक है। अब इसके अंदर हेरिडिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हेरिडिटी यानी कि माँ बाप हैं, माँ बाप के बच्चे माँ बाप के जैसे थोड़े बड़े दिखते हैं, उनके थोड़े ट्रेड्स फॉलो करते हैं। कुछ चीज़ें पापा में मतलब कि थोड़ी है पर बच्चे में कुछ ज़्यादा है। जैसे पापा के अंदर एक्टिंग का जो है पैशन था पर वो किए नहीं, मतलब उनके अंदर वो चीज़ थोड़ा है, पर उनके बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया और वो एक्टर बन गया। तो ये सब चीज़ें भी होती है। हेरिडिटी मतलब बेसिकली क्या है, थोड़ा सा नक्श मिलना अपने मतलब अपने फैमिली में किसी ना किसी से। कहते हैं ना कि हाँ वो अपने पापा की तरह दिखती है, वो अपने मम्मी की तरह दिखता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हेरिडिटी के अंदर आती है, ठीक। इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, हेरिडिटी में भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जैसे पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, मेंटल इलनेस, क्रॉनिक डिजीजेस। पर्सनालिटी, पेरेंट्स, डीएनए भी चीज़ें आती है। डिफरेंसेस डीएनए से भी होता है, जैसे डीएनए में क्या होता है, अक्सर क्रोमोसोम्स फॉलो करते हैं। 46 क्रोमोसोम्स टोटल होते हैं। ये चीज़ आप लिखना प्लीज़ एग्ज़ाम में, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से 23 मॉम के होते हैं, 23 डैड के होते हैं, ठीक है। बच्चे के अंदर ना 22 ऑटोसोम, ये मतलब पहले से रहता है, ये आपके आँख, नाक, कान, मुँह को बता सकता है। और ये पहला जो एक और होता है एक्स्ट्रा मिल जाता है, इसमें एक मिल के जो 23 बनाता है, एक जो मिलता है वो सारे सेक्स को डिटरमाइन करता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो ये वाला, ये चीज़ आप लिखो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, एक अच्छा पॉइंट ऐड करेगा।
तो डीएनए के थ्रू डिफरेंसेस हो सकता है हेरिडिटी में, ठीक। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हेरिडिटी से ही आती है। अगर बच्चा मतलब पेरेंट्स अगर थोड़े अच्छे हैं, आई मीन जैसे कि पेरेंट्स का कुछ बिहेवियर है, अच्छी चीज़ें तो बच्चे के अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा वो चीज़ डेफिनेटली आएगा। जैसे मॉम को अगर मान लो कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई पसंद है तो बच्चे के अंदर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ होगी कि हाँ उसको भी साफ़ सफाई पसंद है, ठीक है। ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, रेयर केसेस में होता है कि नहीं होता, ठीक। क्योंकि उसके अंदर दूसरे ट्रेड्स आ जाते हैं, उसके अंदर दादाजी का ट्रेड घुस गया है, पापा का ट्रेड्स दादाजी से आया है, और दादाजी वही मतलब कि समझो ये आपके फादर हो गए, ये आपके दादा हो गए, तो दादा का ट्रेड कुछ आया होगा पापा में, और तुम्हारे अंदर थोड़ा सा ट्रेड आया है, और ये ट्रेड बेसिकली दादा वाला ट्रेड ही निकल के आ गया तुम में। तो तुम कहते हो ना कि हाँ तुम अपने थोड़ा थोड़ा दादा पे गए हो, क्यों? बेसिकली ऐसा नहीं है, तुम अपने दादा पे गए हो मतलब ये है कि तुम्हारे पापा के अंदर वो ट्रेड होगा पर थोड़ा कम होगा, और वो तुम में आ गया, ठीक। पर तुम में आया पापा के थ्रू ही है, समझो। तो ये हो गया, तो इनकी पर्सनालिटी थोड़ी बहुत मिक्स होगी, तो इनमें मिक्स हो जाती है पर्सनालिटी, तो इसको हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। ये आपकी क्लास 10th में भी पढ़ाया गया था, अगर किसी ने पढ़ा हो तो। ओके, कोई बात नहीं। इंटेलिजेंस मतलब दिमाग वाली जो चीज़ें होती है, मतलब बुद्धि, हाँ बुद्धि किसी की कुछ ज़्यादा ही होती है, किसी की कम होती है, तो ये भी अक्सर पेरेंट्स के थ्रू आता है। पेरेंट्स अगर एकदम गधे हैं, तो सही बताऊँ बच्चे भी थोड़े थोड़े होते हैं गधे, मतलब पेरेंट्स के थ्रू भी मेंटल चीज़ें भी आती है, इंटेलिजेंस, आईक्यू। मेंटल इलनेस अगर मतलब कि पेरेंट्स ज़्यादा डिप्रेस वगैरह ये सब रहता है, मान लो मॉम ही हमेशा प्रेगनेंसी के टाइम पे डिप्रेस ये सब रही, तो बच्चे में इफ़ेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि यही चीज़ है, एक हेरिडिटी जो होता है फॉलो करता है। क्रॉनिक डिजीज़ेस अक्सर क्या होती है ना, अगर मॉम को मान लो कोई ऐसी डिजीज़ है जो ज़िंदगी भर रहेगी, जैसे RA, तो अक्सर होता है कि बच्चों में भी ये आ जाए, और अगर पापा में है तो शायद पॉसिबल केसेस है कि बच्चों में आए। तो क्रॉनिक डिजीज़ेस भी फॉलो होती है हेरिडिटी के थ्रू, ऐसी डिजीज़ेस जो ज़िंदगी भर चलती है, जिनके कोई भी ट्रीटमेंट्स नहीं होते, ठीक है। तो फिज़िकल ट्रेट्स भी घुसती है हेरिडिटी के थ्रू, जैसे कि हाइट, वेट, हेयर कलर, आई कलर। हाइट भी तुम्हारे, अगर पापा का हाइट छोटा है तो भाई तुम्हारा भी देख लो, लंबा है तो तुम भी देख लो लंबा अक्सर होगा, या तो नाना का लंबा होगा तो तुम्हारा लंबा होगा, ऐसे कुछ होगा। वेट भी अक्सर हेरिडिटी के थ्रू होता है। हेयर कलर, अगर मम्मी एकदम पतली है तो तुम हो सकते हो पतले, ठीक है। मतलब मैक्सिमम केसेस की बात करूँ, ये नहीं कि अब होता ही होता है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा हो जाता है, ठीक है। हेयर कलर मैच करता है, हेयर की चीज़ें और आई कलर, ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल ट्रेट्स है। और कुछ अपने से भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें तो अब समझ आ ही गया होगा, इतना तो दिमाग है ही तुम में, है ना। अब नहीं है तो भाई भगवान के पैर पड़ो, और क्या कर सकते हैं। चलो आगे आ जाओ। टाइप्स ऑफ, अब देखो हमने देख लिया कि रोल्स क्या क्या, इन्वायरमेंटल के इन्फ्लुएंसेस भी कुछ देख लो, जैसे कि बच्चे सराउंडिंग से भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उसको देखते हैं। पहला हो गया अल्ट्राइन, यानी कि अब मम्मी के पेट में जब बच्चा होता है तब कुछ चीज़ें वहाँ से सीखता है, यानी कि फीटस, इन्वायरमेंट ऑफ फीटस इन यूट्रस, अपने मम्मी के पेट में ही वो चीज़ें कुछ सीखता है। न्यूट्रिशन हेल्थ, जैसे न्यूट्रिशन हेल्थ मतलब कि न्यूट्रिशन, जैसे कि बच्चा जब जन्म लेने के बाद वो कैसा है, वीक है, हेल्दी है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, उसके मॉम के इन्वायरमेंट के हिसाब से, मॉम के यूट्रस के इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, वूम। फिर एक्सपीरियंसेस, मतलब जैसे बॉर्न हुआ बच्चा, पहले बॉर्न जब नहीं था तब अपने मम्मी के पेट से सीखता है, यानी बेसिकली क्या होता है, देखो आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना, जिसमें मम्मी के पेट, मतलब लोग कहते हैं ना कि हाँ अगर प्रेगनेंसी में माँ अच्छा चीज़ सुने तो बच्चे के अंदर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है, मॉम से कनेक्ट हो जाता है ना वो चीज़। फिर न्यूट्रिशन हो गया बर्थ के बाद, ठीक है, हेल्थ, खिलाया पिलाया, तो ये सब चीज़ें कि हेल्दी है या वीक है, बर्थ के बाद न्यूट्रिशन का बहुत इफ़ेक्ट होता है। एक्सपीरियंसेस,
एक्सपीरियंसेस जैसे कि शेप इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे देखो हर एक बच्चा जब जन्म लेता है तो कहाँ जन्म ले रहा है, किस जगह पे जन्म ले रहा है। मान लो कोई गरीब के जन्म में जन्म लिया, कोई अमीर के जगह पे जन्म लिया, तो उसके डिफरेंसेस डेफिनेटली होंगे। ऐसा तो आप बोल नहीं सकते कि अलग नहीं होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। शेप इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब कि जन्म के हिसाब से और एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके कई न कई एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सारी एक्सपीरियंसेस उसको डेवलप करती हैं और उससे बनाती हैं। कोई अगर गुंडे के जगह पे जन्म लिया है तो भैया उसके एक्सपीरियंसेस गुंडे वाले होंगे, तो उसके बोल चाल में गुंडा ही होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें समझ गए आप कि ये सारी चीज़ें हैं, इसको थोड़ा इलैबोरेट करके आप लिख सकते हो, थोड़े थोड़े एग्जांपल्स देके, एकदम फिर मज़ा ही आ जाएगा आंसर में। अब एक बच्चे के अंदर देखो, जब बच्चा होता है ना तो लोग स्कूल साइकोलॉजी में स्टडी क्या करते हैं कि वो बच्चा पढ़ क्यों नहीं पा रहा है। अगर मान लो पढ़ नहीं पा रहा तो उसके कई रीजंस हो सकते हैं। तो 3 टाइप के डिसेबिलिटीज़ होती है जिसकी वजह से बच्चा पढ़ नहीं पाता। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं इसको। पहला डिसलेक्सिया। और ये डिसलेक्सिया देखो अक्सर बच्चों में होता है। वो आपने तारे ज़मीन पर मूवी पढ़ी है ना, सॉरी देखी है ना, उसमें भी वो बच्चे को डिसलेक्सिया था। बेसिकली उसको पढ़ना और लिखना नहीं आता था। रीडिंग और राइटिंग जो प्रॉब्लम होती है ना बच्चों में, उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। अक्सर पेरेंट्स इसको इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि तू पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, उसे और स्ट्रेस दे देते हैं। पर पेरेंट्स को देखो, आज की जनरेशन अगर पेरेंट्स ये सब पढ़ेगी ना तो उसको खुद पता होगा कि भैया अगर बच्चा मेरा पढ़ नहीं पा रहा तो वो धीरे धीरे इस जोन में जा रहा है, तो उसे पहले ही ट्रीटमेंट दे देंगे भैया स्कूल साइकोलॉजी का। तो आज के टाइम पे बच्चों को मतलब कि पेरेंट्स जो हैं नई जनरेशन के, वो जो अगर ये सब पढ़ते हैं तो वो ना आगे की जनरेशन को संभाल सकते हैं। अगला है डिसलेक्सिया। अगला डिसेबिलिटी है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया यानी उसे लिखने में दिक्कत है। पहले मतलब पढ़ने लिखने में दिक्कत है डिसलेक्सिया, खाली लिखने में दिक्कत है तो डिसग्राफिया। और कैलकुलेट मैथ्स में बहुत लोग को दिक्कत होता है और कुछ लोग एकदम दिक्कत ही, मतलब उनको नंबर उल्टे पुल्टे दिखते हैं तो डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इंटेलिजेंस क्या होती है, ठीक है, हमने बात किया कि हेरिडिटी के थ्रू इंटेलिजेंस आती है। अब इंटेलिजेंस क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जिसमें एक एबिलिटी होता है एक बच्चे का पढ़ने लिखने का और अंडरस्टैंड करने का, एक रीज़न का, सॉल्व प्रॉब्लम करने का है। अगर ये सब चीज़ें किसी बच्चे में हो तो भैया वो इंटेलिजेंट है। हम बोलते हैं ना, हाँ तुम इंटेलिजेंट हो क्योंकि तुमको कुछ प्रॉब्लम देते हो तो तुम सॉल्व कर लेते हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा है, लर्न करने का पावर अच्छा है, ये सब चीज़ें। ठीक है, अक्सर इन बच्चों को गिफ्टेड चिल्ड्रन भी कहा जाता है। गिफ्टेड चिल्ड्रन जिसमें इंटेलिजेंस लेवल कुछ ज़्यादा ही, IQ ज़्यादा हो, सोशली अवेयर ज़्यादा होते हैं, थोड़े से मैच्योर होते हैं, एज से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं उनमें, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जब थोड़ी ज़्यादा होती हैं किसी बच्चे में, ये सारी चीज़ें, तो उसे हम कहते हैं कि उसका इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा है। और इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा है तो हम उसे इंटेलिजेंट कहते हैं, जीनियस कहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब मतलब कि आप इसके अंदर ही इसको इंक्लूड कर सकते हो इफ़ यू वांट। अब आगे बात करते हैं स्ट्रेस एंड ईटिंग इन टीन्स। देखो बताती हूँ, डिसऑर्डर है ये। बच्चे जो टीन्स के होते हैं ना 12 से 18 साल में, उनके अंदर ना ये जो डिसऑर्डर आती है, स्ट्रेस डिसऑर्डर और ईटिंग डिसऑर्डर्स आती है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ टाइप्स है, उसे थोड़ा पढ़ते हैं। बहुत अच्छा है, चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। आपके बच्चे होंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें होती है। देखो, अब आप थोड़ा रिलेट करना, अगर आपको कोई ऐसा मिला हो तो, ठीक है, मतलब ऐसा कोई पर्सन मिला हो जिसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं तो समझो उसके अंदर ऐसी चीज़ें होंगी, डिसऑर्डर्स होंगे उसमें। टाइप्स हो गए, एनोरेक्सिया नर्वोसा। देखो एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलीमिया नर्वोसा। बुलीमिया नाम से समझ आ रहा है, मैं बताऊंगी अभी। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये थोड़ा सा वो लग रहा है हैरी पॉटर का जो होता है नहीं, ये मैजिक वाले जो शब्द होते हैं, लिंगार्डिया रेवो क्या था यार, याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है छोड़ो। रिंगार्डियम लेवियोसा, हाँ रिंगार्डियम लेवियोसा, इस टाइप से कुछ नाम है इसका, पर इसका नर्वोसा है। ठीक है, एनोरेक्सा नर्वोसा। बेसिकली पर्सन जो है, एक बच्चा जो है बहुत ही कम खाता है, मतलब स्ट्रेस की वजह से, ये हो सकता है एंजाइटी की वजह से, उसको भूख नहीं लगती होगी
तो खाता ही बिल्कुल कम है और उसकी हेल्थ डाउन चली जाती है। बुलीमिया नर्वोसा, वो बुलीमिया मतलब कि भैंस टाइप होता है, भैंस की तरह खाने को कहते हैं बुलीमिया, ठीक है, बफेलो की तरह खाने को कहते हैं बुलीमिया, जिसमें रिपीटेड ओवर ईट्स होती हैं, जिसमें खाना तो खाता है खूब ज़्यादा ही, फिर धीरे वॉमिट करता है और कुछ लैक्सेटिव्स का यूज़ करता है। तो इस टाइप की चीज़ें एक कोई बच्चा करता है, ओवर ईट करता है और उसके बाद फिर उसको पचती भी नहीं, वॉमिट कर देता है, ये सब चीज़ें बुलीमिया नर्वोसा है। अब नेक्स्ट है बिंग ईटिंग डिसऑर्डर। बिंग ईटिंग मतलब वो खा भी बहुत ज़्यादा रहा, इससे भी ऊपर खाता है, ठीक है। जैसे मकबंग्स होते हैं, मकबंग्स आपने देखा होगा यूट्यूब पर, मकबंग्स उनको क्या बोलते हैं, मुकबंग्स है ना, जिसमें वो पूरा जैसे 2-3 लोग का खाना लेके बैठ जाते हैं और उसे खाते हैं। और मतलब ऐसे जो लोग होते ईट करते हैं उसे हम बिंग ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। अब ये हो गई ईटिंग डिसऑर्डर के टाइप्स, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये भी होता है बच्चों में, देखो स्ट्रेस बहुत होता है, हम लोग के लाइफ में तो स्ट्रेस होता ही है बड़े बड़े लोग के, पर बच्चों के लाइफ में भी बहुत स्ट्रेस है, उसको समझना है। टाइप्स क्या क्या है इसके, एडाप्टेशन डिसऑर्डर। एडाप्टेशन से मतलब समझ आ रहा है बच्चे के अंदर एडाप्टेशन यानी किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, उससे एडाप्ट करने में दिक्कत है। जैसे क्यों दिक्कत है, सैडनेस, दुखी, एंजाइटी, फैटीग, खाने पीने में दिक्कत यानी आपका उसका खाना कम हो जाना, ट्रबल, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक बच्चे के अंदर एडाप्टेशन डिसऑर्डर आता है, वो चीज़ों को सीखना बंद कर देता है क्योंकि इसके अंदर इस टाइप की चीज़ें बह रही होती हैं, ठीक है। अब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD इसको कहते हैं। ये सारी डिसऑर्डर्स हैं, देखो ध्यान से सुनो। PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक के बाद की डिसऑर्डर, जिसमें किसी इवेंट से स्ट्रेस हो जाता है और एग्जाम्पल वायलेंस, एक्सीडेंट या नेचुरल डिज़ास्टर, और इस चीज़ की वजह से किसी बच्चे के अंदर नाइटमेयर्स और फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, जिसको वो बहुत स्ट्रेस फिर हो जाता है, ज़्यादा मतलब डरा से रहता है, इस टाइप की चीज़ें होती है उसके अंदर। समझो एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि एक बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है और वो किसी मान लो फ्लड के इवेंट से गुजरा है, मतलब उसके गांव में फ्लड आया और वो एक बच्चा, अभी जैसे बीच में एक अहमदाबाद का जो एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, सॉरी एक्सीडेंट नहीं था, वो तबाही कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो बेसिकली उसमें एक ही इंसान बचा था, ठीक है, एक ही इंसान बचा था, तो उसके माइंड में अब एक ऐसा डर पैदा हो गया होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ इस चीज़ों को पकड़ के, कि उसके अंदर मान लो एक बच्चा है, समझो वो एक बच्चा है, ठीक है, वो मान लो बड़ा फिलहाल था, फिर हम समझते कि वो एक बच्चा है और वो उस एक्सीडेंट से बच निकला, एक ही था वो। तो क्या लगता है उसके दिमाग में एक ऐसा जख्म सा भर गया होगा जिसमें वो डर गया है। अब उसके बाद वो कभी ज़िंदगी में देख लेना फ़्लाइट में चढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर वो कोशिश भी करेगा ना एयरपोर्ट पे जाने की तो उसको वो सीन ज़रूर याद आएगा। तो वो उसके अंदर एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस आ गया, ठीक है, वो एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आ गया, मतलब वो उसके अंदर एक ऐसी नाइटमेयर पैदा हो गई जो भैया वो अब निकलेगी नहीं, क्योंकि उस एक्सीडेंट के थ्रू वो उसको झेल चुका है इसीलिए, ठीक है। तो वो दोबारा उस चीज़ को झेलेगा नहीं, और वो चीज़ें मतलब इतनी दर्दनाक हो सकती है या बहुत ज़्यादा हो सकता है जिसकी वजह से उसको नाइटमेयर या फ्लैशबैक्स आए रात के टाइम पे, या उसको कभी अचानक से ही दिख जाए, वो कभी अकेला बैठा हो तो उसको वो चीज़ अचानक से याद आए। ये सब चीज़ें होती है, बच्चों के अंदर भी होती है, समझो बात, बड़े लोग की बात नहीं करिए, बच्चों के अंदर होती है, ठीक है। मान लो उसके घर में कोई वायलेंस चल रहा है या उसके ऊपर कोई वायलेंस चल रहा है तो उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ के इन्हीं समय फंस जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसको क्योर करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे हम GAD भी कहते हैं, ये लंबे समय के लिए रहने वाले एंजाइटी स्ट्रेस को हम GAD में इन्वॉल्व करते हैं।
कुछ एग्जाइटी स्ट्रेस कम समय के लिए रहते फिर गायब हो जाते हैं, पर ज़्यादा जो लंबे समय के लिए रहते हैं वो एक बच्चे के अंदर इस टाइप के डिसऑर्डर को जन्म दे देता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई आपको। ये बहुत अच्छी चीज़ हमने सीखी हैं कि बेसिकली बच्चों के अंदर ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। कभी हमने इमेजिन भी किया था नहीं, बट हाँ ऐसे चीज़ें होती हैं। अभी इसके और वर्स्ट केसेस को हम देखेंगे, ठीक है, और भी बढ़िया अच्छे अच्छे डिसऑर्डर्स देखते हैं। हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स। हमारे स्कूल में कोई ना कोई पक्का बच्चा ऐसा होगा जो कभी शांत नहीं बैठता होगा, ठीक है, उसको दिमाग मतलब हमेशा चंचल, ऐसे लोग कहते हैं ना रेस्टलेस, इस टाइप से रहता है। इस टाइप के जो बच्चे होते हैं कॉमनली जो हाइपर एक्टिव होते हैं, जो कॉमनली हेल्थ डिसऑर्डर है, जो ज़्यादा ही एक्टिविटी मतलब हर चीज़ हर बार मतलब वो बैठ भी नहीं सकते ढंग से कहीं पे 5-10 मिनट के लिए, उस टाइप के बच्चों को हम कहेंगे हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है उसके अंदर। ठीक, एक्टिव रहते हैं, कुछ ज़्यादा ही एक्टिव। डिफ़िकल्ट होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं और कंसंट्रेशन में उनका दिक्कत होता है बहुत, मतलब एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। वो तो 10 मिनट में कहीं बैठ के आँख बंद करके शांति से बैठ भी नहीं पाएंगे, इस टाइप से वो बच्चे होते हैं। इम्पल्सिव होते हैं, तुरंत जवाब देना, आर्ग्यूमेंट करना, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब देखो इसके अंदर ना 2 टाइप है, एक है ADD यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, दूसरा है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। देखो ये वाला डिसऑर्डर इसका बाप है, इसको समझ लो। इसमें बस एक चीज़ इन्वॉल्व है, उसके बाद सारी चीज़ें इसकी आ जाती हैं इसके अंदर। मैं बताती हूँ। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है, एक्सेसिव काम, एक्टिविटी को ज़्यादा ही करना, इम्पल्सिव रहना यानी कि इम्पल्सिव कम रहना, ठीक है, इसमें थोड़ी इम्पल्सिव कम रहती है। डिफ़िकल्ट कंसंट्रेशन तो रहता ही है, पर इसमें इम्पल्सिव कम रहती है। देखो ये सारी जो चीज़ें थी ये इसी के अंदर है, ठीक है, वही बात बताया मैंने। पर इसके अंदर जो चीज़ है ADHD, इसमें एक चीज़ इन्वॉल्व एक्स्ट्रा रहती है जो कि इम्पल्सिव बढ़ जाती है, यानी वो बच्चा आर्ग्यूमेंटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा बात नहीं सुनता, ये सब चीज़ें होती है। बाकी वो एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही रखता है, उसको शांति से बैठा नहीं जाता, कंसंट्रेट नहीं होता, ये सब चीज़ें तो इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। पर 2 मतलब डिफरेंस अब समझ लो, इसके अंदर इम्पल्सिव कम है, इसके अंदर इम्पल्सिव ज़्यादा हो गया। ठीक, ये रुको, सोल्यूशन से पहले थोड़े प्रॉब्लम्स ही देख लेते हैं, और प्रॉब्लम पे चल ही रहे हैं तो। और प्रॉब्लम किधर गया, ये वाला, ये हमने पढ़ा था ना, ये सारे डिसऑर्डर्स थे, इसमें से एक और 2 डिसऑर्डर्स की बात करें, अच्छा सवाल में आ जाता है। अपोजिशनल डेफिसिट डिसऑर्डर यानी ODD, इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन पैटर्न ऑफ आर्ग्यू। देखो यहाँ पे हमने देखा ना, बच्चा जो इम्पल्सिव हो जाता है तो धीरे धीरे आर्ग्यू वाले पोजीशन में आता है, इरिटेटिंग हो जाता है, एंग्री होता है हमेशा, अक्सर मतलब कि मैम उसको कुछ बोल देना तुरंत गुस्सा आ जाएगा, मैम पे ही चिल्लाने लगेगा या मैम से झगड़ा करने लगेगा। इस टाइप के बच्चे भी होते हैं, मैंने खुद देखा है मेरे क्लास में। मैम किसी बच्चे को डांट रही है और वो बच्चा फिर मैम मतलब उन्होंने पेरेंट्स के बारे में कुछ कह दिया था, तो वो फिर उल्टा जवाब देने लगी उनको, ठीक है, और बहुत तेज़ी से, मतलब समझ लो कि वो डांट रही थी टीचर को, इस टाइप से हो गया था, बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया था। तो हो जाता है, ऐसे लोग में ODD होती है, ओपोजिशनल डेफिसिट डिसऑर्डर। पुअर सोशल स्किल, कैसे लोगों से बात करना है, क्या बात करना है, वो सब कुछ नहीं पता, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, लूज टेम्पर, मारपीट पे उतर आते हैं, इस टाइप के बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस केस होता है, ठीक है। नहीं ये सीरियस केस नहीं है, पर मतलब बाकी सबसे ये थोड़ा सा ज़्यादा है। और इससे भी ज़्यादा सीरियस केस आ जाता है कंडक्ट डिसऑर्डर। अब देखो ये वाली बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होता है ना, जिसमें जो बच्चा है ना, मतलब कि सीरियस बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर हो गई। इसमें जो बच्चा है अब आर्ग्यूमेंट छोड़ो, सीधा मारपीट पे उतर आता है, और इरिटेटिंग छोड़ के अब वो क्या करता है, इरिटेट नहीं करता, सीधा रैगिंग करता है, बुली करता है, बच्चों को बुली करता है। मतलब कि हाँ, जैसे आप समझ लो, अब कॉलेजेस में जो रैगिंग के जो लोग होते हैं, बुली जो करते हैं, वो ये डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं भाई साहब। उनको कुछ समझ नहीं आता है कि वो करते क्या है, दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है ये नहीं हो रही, उनको कुछ नहीं पता, बस उनको बुली करना है, रैगिंग करना है, किसी को मारना है। वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, गन वगैरह का यूज़ करेंगे, इस टाइप के जो बच्चे होते हैं। ड्रग के इन्वॉल्वमेंट में घुस जाएंगे, किसी को अपने साथ सेक्सुअल होने के लिए फोर्स करेंगे, थेफ्ट करेंगे, क्रूअल
मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को क्या हो रहा है, वो बस अपने ही मतलब दिमागी हालत से समझ नहीं पाते खुद को ही, और क्रुएल्टी में आ जाते हैं, चोरी करेंगे, झूठ कहेंगे, घर से कभी कभी भाग जाएंगे। और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, ये सब चीज़ें आप थोड़ा इमेजिन करो, ये सब चीज़ें आपने कहीं क्रिमिनल्स में भी देखी होंगी। तो इस टाइप के बच्चे आप सोचो, इसी टाइप के बच्चे डेवलप करते हैं क्रिमिनल के प्रॉपर्टीज़ को, और धीरे धीरे ये ऐसे ही बच्चे, जब इनको ट्रीट नहीं किया जाता ना, तो ऐसे ही बच्चे क्रिमिनल का रूप लेते हैं बड़े होने के बाद। ठीक है, 18+ होने के बाद यही बच्चे क्रिमिनल का रूप लेते हैं। देखो ये तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमने देख ली कि एक बच्चे के अंदर अगर स्कूल साइकोलॉजी नहीं होगा, उसे सही चीज़ें नहीं देंगे, तो वो क्या से क्या बन सकता है। एक जन्म से लेके बच्चा कंडक्ट डिसऑर्डर तक पहुंच सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि चलो ठीक है, पहुंच गया, अगर कहीं ये इधर उधर कहीं रहता, मान लो हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर पे, तो क्या इसे ट्रीट कर पाते? तो सोल्यूशन है यस, हमारे पास कुछ सोल्यूशंस हैं जिसके थ्रू हम इसे बदल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं CBT। ठीक है, जिसमें हम कॉग्निटिव बिहेवियरल T से है ट्रीटमेंट्स। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हम कॉग्निटिव यानी कि किसी बच्चे के थिंकिंग प्रोसेस और उसके बिहेवियर यानी एक्शंस को समझ के उसे प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट टर्म होता है, यानी करीब 6 महीने के अंदर ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा सेशंस नहीं होते इसके। ठीक है, 6 या 20 सेशंस होंगे। अब ये क्या ट्रीट करता है? एंजाइटी ट्रीट करता है, डिप्रेशन ट्रीट करता है, OCD और PTSD अभी हमने बात की है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, जिसमें बच्चा क्या करता है, किसी भी इवेंट में स्ट्रेस हो जाता है और कोई फ्लैशबैक्स उसके दिमाग में चल रही है, कोई हादसा उसने देखा है, उसके साथ हुआ है, उसका जो दिमागी हालत उसकी वजह से बिगड़ गया है, उस चीज़ से उसको वहाँ से बाहर लेके आना, ये सारी चीज़ें CBT करती है। फोबिया, डर, किसी चीज़ का डर, अंधेरे का डर, इवन लोग को कभी कभी चाकू का भी डर होता है, तो बहुत सी चीज़ों का डर होता है, स्पाइडर का डर, ये सारी फोबिया है। ये सारी फोबिया से बाहर निकल आना। CD अभी हमने बात किया, कंडक्ट डिसऑर्डर। ODD ओपोजिशनल डेफिसिट डिसऑर्डर, इसका सीरियस वर्जन है कंडक्ट डिसऑर्डर। ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में बात किए थे हम लोग वहाँ पे। ठीक है, एनोरेक्सिया, बुलिमिया, बिंग ईटिंग, ये सारी चीज़ें। और स्लीप का नहीं बात किया, पर स्लीप डिसऑर्डर तो आपको पता ही है कि लोग को नींद नहीं आना, ये सारी चीज़ें हैं। तो CBT उसे पढ़ता है, उनकी चीज़ों को समझता है, उनसे बात करता है, और उसके बाद उसका सॉल्यूशंस। थेरेपी, ये सारी थेरेपी है, सॉरी ट्रीटमेंट्स नहीं है, थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया। ठीक है, और भी कुछ थेरेपीज़ है, पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना आप लोग। ठीक है, ये लगभग सारे डिसऑर्डर्स को कवर करता है। अब आ जाते हैं कि कुछ गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कुछ किया है क्या। अभी रुको, एक और थेरेपीज़ है हमारे पास, कुछ डेवलपमेंट्स थेरेपीज़ हैं जो चीज़ों को हैंडल कर सकती है। जैसे है व्यूगॉट्स्की थेरेपी, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, ये रशिया के हैं, ये लिखना भूल गई मैं। रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने क्या बोला कि बच्चे के लर्निंग और सोशल इंटरैक्शंस, कल्चरल एक्सप्रेशंस एंड फ्रॉम। ठीक है, देखो बात समझो। चिल्ड्रन जो है लर्न करता है फ्रॉम सोशल इंटरैक्शन, मतलब बच्चा जो है वो सोशल इंटरैक्शन से, उसके खुद के सराउंडिंग से प्रभावित होता है। ठीक, कल्चरल एक्सपीरियंसेस से होता है, यानी उसके कल्चर में जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो चीज़ें वो सीखेगा, उसके थ्रू उसके डेवलपमेंट्स होंगे। और साथ ही साथ कुछ MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स में टीचर्स आ जाते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं। तो इसे कहते हैं विगोत्स्की थेरेपी, जिसमें ये कह रहे हैं, रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि बच्चे का जो बिहेवियर है, चीज़ें हैं, वो उसके सोशल इंटरेक्शन से होता है, साथ ही साथ कल्चरल एक्सपीरियंसेस से होता है, और कुछ डेवलप होता है MKO से, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स से। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है कि ये बच्चा जो है, मतलब
ये तो उसकी सराउंडिंग है जहाँ तक वो अभी है, पर ये यहाँ तक पहुँच सकता है, ठीक है। मतलब कि अभी एक बच्चा इस जोन में है, पर ये आगे के मतलब उतना डेवलपमेंट करेंगे तो वहाँ तक पहुँच सकता है, तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए मदद की जाए, ऐसा ये कहता है ये वाले विगोत्स्की कहते हैं, ठीक है। इनका एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, इसको आप लिख सकते हैं एक छोटा सा डायग्राम बना के, एकदम अच्छा लगेगा। एक है पियागेट्स थ्योरी। पियागेट्स थ्योरी क्या कहता है कि बच्चा देख कर सीखता है, ठीक है। देख कर यानी वो जन्म से लेके बड़ा हो रहा है तब तक वो थोड़ा थोड़ा देख देख के सीखता है, टीनेजर तक की बात करें। स्टेजेस क्या है, सेंसरी मोटर, जिसमें बच्चा 2 साल बर्थ जन्म लेता है तो 2 साल के बीच में क्या करता है, सेंस से सीखता है, आइज़ देखता है आगे पीछे कौन है, टच करता है, टंग टेस्ट करता है, ये सब चीज़ों से सीखता है। फिर है प्रिपरेशनल, जिसमें 2 से 7 साल के बच्चे सीखते हैं, जिसमें सिंबल्स का इस्तेमाल करके और लैंग्वेजेस के थ्रू, जैसे ABCD भाषा। 2 साल के बच्चे 3 साल के बच्चे कहाँ से होते हैं आपको पता नहीं है, पता ही होगा, नर्सरी से उठा के चल लो, मान लो कि 3 या 4 तक, ठीक है। ये बच्चे क्या करते हैं, सिंबल और लैंग्वेज सीखते हैं, यहाँ तक इनको इंग्लिश सिखाई जाती है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसमें 7 से 11 साल के बच्चे, जिसमें क्या होता है टीचिंग। मान लो एक बच्चे को कलर सिखाना है तो उसे कलर दिखाना होगा, आप पिंक बोल के पिंक नहीं दिखा रहे तो उसको समझ क्या आएगा पिंक, आपको शो करना होगा कि वो पिंक कलर है। तो यहाँ पे बच्चों को ना बेसिकली फिजिकली रूप में दिखाना पड़ता है, तो वो देख के सीखते हैं, यहाँ पे प्रॉपरली देख के, यहाँ पे वो इमेजिन नहीं कर सकते, समझो बात, ठीक है। फिर बाद में जब आती है 11 से लेके पूरे 18 ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो वो बच्चा क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैथमेटिक्स के फाइंड एक्स, लेट, ये सारी चीज़ें वो ढूंढ सकता है, जिसमें वो जो नहीं दिख रहा है उसे भी समझ पाएगा इमेजिन के थ्रू, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, तो 2 थ्योरी पढ़ी, एक एक है विगोत्स्की, एक है पियागेट। विगोत्स्की जो कहते हैं कि बच्चा अपने सराउंडिंग से सीखता है, कल्चर से और लोगों से जो उसके आसपास उसको सिखा रहे हैं, और उसका एक जोन होता है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, और ये कहते हैं कि बच्चा देख देख के सीखता है। तो इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, सेंसरी, प्रोपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। अब आ जाते हैं कि गवर्नमेंट ने भैया इस चीज़ को करने के लिए इम्प्रूव, ये सारी प्रॉब्लम्स हमने देख ली, थ्योरीज कुछ देखी, पर गवर्नमेंट ने कुछ क्या किया है ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों में डेवलप ना हो। गवर्नमेंट ने इसे प्रिवेंट करने के लिए ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट किया है, इसे डेवलप किया है, जिसमें वो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं न्यूट्रिशन, प्री स्कूल एजुकेशन देते हैं, हेल्थ चेकअप कराते हैं, और आंगनवाड़ी कुछ सेंटर्स बना रखे हैं उन्होंने। आंगनवाड़ी सेंटर्स आपने देखे ही होंगे कहीं ना कहीं, जिसमें नर्सरी से पहले बच्चों को भेजा जाता है। इसमें थोड़ा सा वो पहले ही कुछ सीखते तो नर्सरी में सीखना ईजी पड़ जाता है, नर्सरी के ही कुछ चीज़ को पहले से ही सिखाया जाता है, ठीक। तो ICDS इसको, उसके बाद मिड डे मील स्टार्ट किया है, जिसमें वो गवर्नमेंट स्कूल्स में 1 से 8 क्लास के बच्चों को गरम गरम खाना बना के देते हैं लंच टाइम में, ठीक है। बेटी, ये अक्सर ज़्यादा स्कूल्स में नहीं है पर अक्सर गवर्नमेंट स्कूल्स में, गांव के एरिया से स्कूल्स में होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्ट किया, जिसमें प्रमोट की गर्ल्स के एजुकेशन को, और फीमेल फीटिसाइड, बच्चे को मतलब गर्भवती माँ को उसके गर्भ में बच्चे को मार देने को कहते हैं फीमेल फीटिसाइड, और ये बंद कराने के लिए स्टार्ट किया। राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, हर एक बच्चे का अधिकार है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। चाइल्ड लेबर एक्ट लगाया ताकि लेबरिंग जो बच्चों से की जाती है वो बंद कर दी जाए, छोटे बच्चों से लेबरिंग नहीं करानी है। पॉस्को, जिसमें सेक्सुअल चाइल्ड एब्यूज़, सेक्सुअल जो बच्चे चाइल्ड एब्यूज़ का शिकार चाइल्ड जो बच्चे होते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ का जो शिकार बनते हैं, वो चीज़ें रोकने के लिए पॉस्को की स्टार्टिंग हुई। फिज़िकल पर्सन विद डिसेबिलिटी, PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इन लोगों के लिए भी स्कीम्स
और चीज़ें बनाई गई ताकि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर सके, वो भी पढ़ लिख सके, उनके लिए भी एजुकेशन ईजी हो। तो हमने फ़िलहाल पूरा एक बार लास्ट रिविजन करते हैं कि स्कूल साइकोलॉजी क्या होता है, डेफिनेशन है, नीड क्या है, हिस्ट्री कहाँ से हुई और अभी के टाइम पे करंट इवेंट क्या है स्कूल साइकोलॉजी का। प्रॉब्लम्स तो देख ली कि इंडिया में नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो कि इसकी इम्प्रूवमेंट्स के लिए क्या किया गया है। सीबीएसई ने कुछ लॉन्च किया ऑनलाइन काउंसलिंग और हेल्पलाइन लाइव चैट सर्विसेज, जिसके थ्रू बच्चों के लिए स्कूल साइकोलॉजी दी जा सके। जेनेटिक्स का रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट में, हेरिडिटी का बहुत बड़ा रोल होता है उसके फिज़िकल ट्रेड्स में, और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। ठीक है, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल सब चीज़ें हेरिडिटी और फिज़िकल ट्रेड्स से आती है। उसके बाद डिसेबिलिटीज़, बच्चे के अंदर 3 टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी पैदा होती है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। ये मैथ के लिए, ये राइटिंग के लिए, ये लिखने और पढ़ने दोनों के लिए। ठीक है, इसके बाद टाइप्स आते हैं ईटिंग डिसऑर्डर के, जिसमें एनोरेक्सिया जो पर्सन कम खाता है, बुलीमिया जो ज़्यादा खाता है, बिंग जो उससे भी ज़्यादा खाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस के अंदर एडाप्टिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये वाला हमने पढ़ा कि बच्चा क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पीटीएसडी है, जिसमें बच्चे के साथ कुछ अगर हादसा होता है तो उसके नाइटमेयर और फ्लैशबैक्स के थ्रू वो स्ट्रेस में चला जाता है और उसकी लाइफ अक्सर अगर नहीं ठीक की गई तो वो वैसी ही रहेगी। ठीक है, दिक्कत होता है फिर। और भी डिसऑर्डर जैसे हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर 2 टाइप के हमने पढ़े, एडीडी और एडीएचडी। अपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर, और उसके बाद इसका जो सीरियस वर्जन है कंडक्ट डिसऑर्डर, जिसमें क्रिमिनल भी बच्चा बन सकता है अगर उसे ट्रीट नहीं की गई तो। ट्रीटमेंट्स के लिए हमने थ्योरी देखी, डेवलपमेंट थ्योरी में 2 इम्पॉर्टेंट है, विगोट्स्की और पिएगेट। विगोट्स्की जो बच्चे कहते हैं, बच्चे सोशली इंटरेक्ट करके देखते हैं, एमकेओ से सीखते हैं, कल्चर एक्सपीरियंसेस से थ्रू सीखते हैं और उनका एक जोन होता है। पर पियागेट ये कहते हैं कि बच्चे देख देख के सीखते हैं, जिसमें 4 टाइप के स्टेजेस होती हैं। ठीक है, सोल्यूशन क्या गया, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें ये दी जाती है और ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं इनको ख़त्म किया जाता है। और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, ICDS बनाया है, मिड डे मील स्टार्ट किया, बेटी ये योजना बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्ट किया, राइट टू एजुकेशन स्टार्ट किया, लेबर एक्ट लगाया, पॉस्को स्टार्ट हुआ, और फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी कुछ चीज़ें की गई, ताकि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसे इम्प्रूव करके एक स्कूल साइकोलॉजी बच्चों को दी जा सके। ठीक है, तो आप अगर कभी मतलब क्वेश्चन में आता है तो ये चीज़ ज़रूर देना कि कंक्लूजन के अंदर कि इंडिया के अंदर अभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो दैट्स इट, दिस इज़ योर 1 पेज नोट ऑफ द बुक BPCS 184। आई होप यू लाइक इट, और पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।